अगली सुबह सांझी उठकर नहाकर बाल सुखा रही थी कि देखा उसके हाथ की एंगेजमेंट रिंग कहीं गिर गई है। ओह नो! बॉल वो सब जगह ढूंढने लगी। अपने बिस्तर से लेकर शावर में, गार्डन में, जिम में, पर कहीं नहीं मिली। माँ, क्या आपने मेरा एंगेजमेंट रिंग देखा? सांझी उसे ढूंढते हुए पूछी। नहीं तो। क्यों, कहाँ खो दिया? सी श्रेया भी ढूंढने लग गई। पता नहीं माँ, मुझे मिल नहीं रहा। बोल उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। अरे मिल जाएगी। तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? बोल श्रेया पिल्लोस के नीचे ढूंढने लगी। वैसे भी तूने इतना वेट लॉस किया है, इस शादी के चक्कर में यह ढीला हो गया होगा। पता नहीं माँ, पर मुझे अभी के अभी चाहिए। मुझे घबराहट हो रही है, रोधी सी आवाज में बोली। दोनों ने मिलकर हर जगह ढूंढा पर कहीं नहीं मिली। 3 घंटे बाद सांझी थक कर सोफे पर बैठे महादेव से प्रार्थना करने लगी कि उसके शौर्य को सही सलामत रखे। 2 दिन बाद आज ज्वेलर ने सांझी का मंगलसूत्र तैयार कर व्यास हाउस में डिलीवर कर दी। निर्मला जी डिजाइन से बहुत खुश थी। दिखने में मॉडर्न था और सुंदर भी दिख रहा था। सार्थक, श्रेया और सांझी भी व्यास हाउस लंच के लिए आए थे। निर्मला जी ने मंगलसूत्र का डिजाइन उन्हें भी दिखाया। उसे देखकर सांझी शर्मा गई। अब बस उसे शादी के दिन का इंतजार था। सभी खाना खा सोफे पर बैठ बातें कर रहे थे और सिया वहीं पर टीवी भी देख रही थी। चैनल बदलते बदलते उसकी नज़र एक नई चैनल पर गई। हेडलाइंस पर लिख कर आया, आज कश्मीर के बारामूला इलाके में फिर से आतंकवादियों ने की हमला। 8 जवान घायल और 3 की मौत। ये सुनते ही घर में शांति छा गई। सांझी का सांस लेना भी मुश्किल हो गया। सिया ने छुपी थोड़ी, अरे टेंशन मत लो भाई, उस बटालियन में नहीं है। उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में हुई है। हाँ, पर दोनों कश्मीर फ्रंटियर में पड़ते हैं। ओमकार जी ने शांति से कहा। तभी सार्थक को शौर्य की बात याद आ गई कि वो एक ऑपरेशन के सिलसिले में 2 दिनों तक आउट ऑफ रीच रहेगा। अब सार्थक का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अपनी बेटी सांझी की ओर देखा जो बहुत घबराई हुई थी। बार बार किसी को कॉल कर रही थी। सांझी के पास जाकर सार्थक बैठते हुए बोला, क्यों नेगेटिव सोच रही है? कुछ नहीं हुआ है उसे, पर पापा सुबह से शांति नहीं मिल रही मुझे। मेरी एंगेजमेंट रिंग भी नहीं दिख रही। अपनी उंगली दिखते हुए सांझी कंटिन्यू करते हुए बोली, और शौर्य ने भी 2 दिन पहले फोन करके बोला कि वो आउट ऑफ रीच होगा। पापा, मैं उससे एक बार बात करना चाहती हूँ प्लीज, बोल सांझी रो पड़ी। उसके सिर पर हाथ रख सार्थक उसे चुप कराने लगा। यहाँ निर्मला जी भी सांझी की बात सुनकर लगातार शौर्य का नंबर ट्राई करने लगी। श्रेया उनके पास बैठे उन्हें दिलासा देने लगी, कुछ नहीं होगा उसे। हमारा शौर्य बहुत स्ट्रांग है, देखना वो वहां गया भी नहीं होगा, बोल श्रेया निर्मला जी को संभालने लगी। सिया अपने पापा के पास बैठकर इंटरनेट से और इन्फॉर्मेशन निकलने लगी। ओमकार जी आर्मी क्वार्टर्स पर फोन लगाए जा रहे थे। इस न्यूज की खबर सुनकर 2 घंटे हो गए हैं, पर अब तक शौर्य का कोई पता नहीं चला। सांझी, निर्मला जी और सिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। श्रेया भी अब टूटने लगी तो सार्थक ने कहा, अगर तुम भी रोने लग गई तो सांझी पूरी तरह टूट जाएगी, प्लीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे। हमारी बेटी को हमारी जरूरत है अभी। हॉ में सिर हिलाते हुए श्रेया ने अपना आंसू पोंछे और सांझी का ध्यान डाइवर्ट करने लगी। सांझी बेटा, मैंने जो गिफ्ट्स लाए थे गेस्ट्स के लिए उसे ले, पैकिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जी मम्मी, बोल वह कमरे में गई और गिफ्ट्स ले आई। सभी चुपचाप पैकिंग करने लगे, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। सबके मन में डर था और यही प्रे करने लगे कि अपने शौर्य को सही सलामत घर लौटा दें। तभी ओमकार जी के फोन पर एक कॉल आया। अननोन नंबर था।
उसे उठा ओमकार जी ने हेलो बोला। हेलो, क्या मैं ओमकार व्यास फादर ऑफ कैप्टेन शौर्य व्यास से बात कर रहा हूँ? सामने से एक जवान ने पूछा। जी कहिए, बोल ओमकार जी ने फोन स्पीकर पर रख दिया। आई एम सॉरी टू से एम.आर. व्यास। कैप्टन शौर्य व्यास एक मिशन के दौरान शहीद हो गए। इसे सुनती ही सांझी सुन्न हो गई। निर्मला, सिया और श्रेया रोने लगे। ओमकार जी और सार्थक के आंखों में भी आंसू आ गए। वो तो श्रीनगर में था ना? ओमकार जी ने पूछा तो सामने से जवाब आया, ही वॉज चोजन फॉर अ सीक्रेट मिशन एट बारामुल्ला। और यो मिशन भी उनके वजह से ही सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाया। सारे आतंकवादी या तो पकड़े गए या फिर मारे गए, बट अनफॉर्चुनेटली कैप्टन शौर्य व्यास के सीने में गोली लगी गई थी और हम उन्हें बचा नहीं पाए। कहकर जवान चुप हो गया। रोते हुए ओमकार जी से अब और कुछ पूछा नहीं जा रहा था तो सार्थक ने फोन लिया और पूछा, सर, क्या हम उसके मृत शरीर को घर ले आ सकते हैं? जी, हम उनकी बॉडी को दिल्ली लेकर आ रहे हैं। कल सुबह तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बोल सार्थक ने फोन रख दिया। सांझी के आंखों से अब तक एक आंसू भी नहीं निकला था तो बस बुद्ध बनके सामने देखती रही। श्रेया ने उसे थप्पड़ मार रुलाना चाहा तो सांझी अपनी माँ की ओर देखकर बोली, सब खत्म हो गया माँ। सब अब कुछ नहीं रहा। मेरा शौर्य नहीं रहा। बोलते हुए वह सोफे से उठ पीछे बरामदे में जा वहीं बैठ गई। अपने घुटनों को सीने से लगा अपने चेहरे को चुप्पा कर रोने लगी। रोते रोते वो गिर पड़ी तो एक छोटे बच्चे जैसे अपने आप को हाँक कर और जोर से रोने लगी। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी। सार्थक उसके पास बैठा उसे अपनी गोद में लिया, उसे शांत करने लगा। पर सांझी रूठी नहीं रही थी। जिसने जिंदगी जीना सिखाया आज वो जिंदगी से मुंह मोड़ गया। यहाँ ओमकार जी और निर्मला जी एक दूसरे को गले लग रोए जा रहे थे। सिया और श्रेया भी सिसक कर सबको फोन कर बोलने लगे। रात तक कुछ रिश्तेदार व्यास हाउस आ गए। शौर्य की भाभी भी आ गई। सांझी को बरामदे में देख बॉल पड़ी दुल्हन का कुंडली दिखाया था। क्या निर्मला तूने? मगरमच्छ के आंसू लिए आगे बोली, देख शादी का घर मातम के घर में बदल गया। अपनी छाती पर हाथ मारते हुए बोली, हमारा शौर्य नहीं रहा। खा गई ये उसे शादी के एक हफ्ते पहले। ओमकार जी फटकार लगाते हुए बोले, चुप रहिए आप। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। मेरा बेटा किसी के वजह से नहीं मरा। वो अपने देश की रक्षा करते करते शहीद हुआ है। गर्व है मुझे अपने बेटे और सांझी पर। इतना बड़ा त्याग कोई नहीं दे सकता। सांझी भी जानती थी शौर्य का प्रोफेशन कैसा है, पर फिर भी उसके साथ खड़ी रही। मुझे गर्व है हमारी सांझी पर। अगर आपको उससे तकलीफ है तो दरवाजा सामने है, प्लीज निकल जाएंगे। बोल ओमकार जी की आंखें नम हो गई। निर्मला जी अपने हाथ जोड़े मामी से बोली, चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ आते हैं, कहकर उन्हें ले जाने लगी। मामी चुपचाप वहां से चली गई। सांझी को आज रात सिया के साथ सुलाया गया। उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। दोनों रात भर शौर्य के साथ बीते बातों को याद कर अपने तकिए को गले लगा रोए जा रही थी। ओमकार और निर्मला जी भी अपने कमरे में सिसक कर रोए जा रहे थे। आज रात कोई भी सो नहीं पाया। आज की रात चांदनी भी रूठ कर बाहर नहीं आई। जैसे भगवान भी रो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक बार के लिए सांझी को लगा ये सब एक बुरा सपना है और कल सुबह शौर्य उसे उठाएगा। छोड़ गए हमें यूं जिंदगी के बीच रास्ते में। क्या एक बार भी हमारा ख्याल नहीं आया? ले चलो अपने साथ मुझे, या लौट आओ मेरे पास। अगली सुबह 8 बजे आर्मी वाले बॉडी को तिरंगे में बंधे कॉफिन में से आए। उसे देख सांझी फिर से टूट पड़ी और रोने लगी। पूजा करके बॉडी को क्रिमेशन ग्राउंड में ले गए।
8 राइफल गन्स के 3 राउंड फायरिंग के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। शौर्य ने अपने पापा से वादा लिया था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसके बॉडी को इलेक्ट्रिकली क्रिमेट करें। ये इको फ्रेंडली भी होता है। उसकी ख्वाहिश को पूरी करते हुए शौर्य के मृत शरीर को क्रिमेशन चेंबर में भेज दिया। 2 घंटे बाद उसकी अस्थि लिए सब घर आए। घर के सामने वाले गार्डन में लोग खड़े थे और लोग एक एक कर जाने लगे। जाते जाते एक जवान ने निर्मला जी के हाथों में एक पैकेज दिया। मैम, ये शौर्य सर की वर्दी, तस्वीर और उनके बैडनेस है। उनके कुछ और सामान है, हम उसे अगले हफ्ते ले आएंगे। बोल वो सबसे से सॉरी कहकर चला गया। उस जवान के जाने के बाद निर्मला जी ने पैकेज खोला तो शौर्य की तस्वीर मिली। उसे देख फिर से रो पड़ी। उन्हें पकड़ने सांझी उनके पास आई तो फफक कर बोली, मेरा बच्चा। सांझी, देखना, मेरा बच्चा मुझसे दूर चला गया। निर्मला उसके तस्वीर को अपने सीने से लगा रोते गई। सांझी आसमान की ओर देखते हुए बोली, तू वापस आ जाना। देख, तेरी वजह से कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। इस बार मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। स्वयं तेरी हर बात मानूंगी, बस तू वापस आ जा। उसके ये बोलती है, न जाने कहां से एक हवा का झोंका उसके कान की बाली को चुकर गुजरा। सांझी को अपने शौर्य के आसपास होने का एहसास हुआ। अपना बहम समझ उसने अपने आंसू पोंछे और निर्मला जी को घर के अंदर ले गई। उन्हें कमरे में ले जा बिस्तर पर सुला दिया। कंबल ओढ़कर उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने का बोल वहां से चली गई। नीचे सार्थक, श्रेया, ओमकार जी और सिया चुपचाप बैठे थे। सांझी अपनी माँ के पास बैठ उनके गोदी में सर रख सामने देखती रही। हम सोच रहे थे अगले हफ्ते बनारस जाकर शौर्य की अस्थि बहकर वापस आएंगे। ओमकार जी ने कहा, मैं भी चलूंगा आपके साथ। सार्थक ने कहा, ठीक है। ओमकार जी ने कहा। दिन ऐसे ही बीतते गए। ओमकार जी और सार्थक बनारस जाकर अस्थि गंगा में बहा कर आए। सब धीरे धीरे अपने जिंदगी को वापस जीने लगे। बस सांझी और निर्मला जी ही थे जी अभी बहुत दुखी थे। सांझी रोज शाम को गार्डन में घूमने जाती और शौर्य के साथ जो टाइम स्पेंड किया उसे याद करती। कभी कभी उसे शौर्य के आसपास होने का एहसास होता, पर दूसरे ही पल वो चला जाता। शौर्य को गए अब 1 महीने हो गया था। उसके आत्मा की शांति के लिए घर में पूजा पाठ भी कराया गया। सिया का कॉलेज फिर से शुरू हो गया। सांझी ने ऐसे तैसे कर एग्जाम लिखा था और मार्क्स भी अच्छे आए थे। अपने पापा के कहने पर उसने कैट एग्जाम भी दिया और उसकी सिलेक्शन रॉयल कॉलेज इंदौर में हुई। सार्थक इंदौर का नाम सुन खुश नहीं था, पर भी जाने के लिए हाँ बोल दिया। आज उसे खुश रहना चाहिए था, पर शौर्य की कमी उसे दिन भर दिन ज्यादा खल रही थी। गार्डन में बैठे आसमान की ओर देखते हुए बोली, अगले हफ्ते दिल्ली छोड़ के इंदौर जा रही हूँ शौर्य। तुम्हारे घर से दूर, पर तुम्हारी यादें हमेशा ही मेरे साथ होंगी, मेरे मरते दम तक। अपने आंसू पूछते हुए बोली, काश तुम अब भी जिंदा होते, काश मेरे साथ होते। हम साथ में इंदौर जाते और जिंदगी कितनी हंसी होती। जैसे उसकी मुराद शौर्य ने सुन ली। हवा का झोंका फिर से उसके कान के पास आ उसके बालों को छू कर गया। शौर्य का एहसास सांझी को फिर से हुआ, पर इस बार शौर्य ने कहा, बहुत जल्द वापस लौटेगा तेरे जिंदगी में, तेरा नया प्यार बनकर।